एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पिछले 2 क्लासेस की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आज इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में कि oogenesis कैसे होता है। तो आप जानते हो कि ये पूरा प्रोसेस मैंने पिछले क्लास बताया था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आप जानते हो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, इनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होता है, और फिर ये टर्सरी फॉलिकल बनाते हैं। मतलब पहले बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, और इस टर्सरी फॉलिकल के बाद बनाते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही होता है ओवम। और इसके बाद ये रिलीज होता है, ठीक है। और रिलीज होने के बाद जो ये फॉलिकल का अपर कवर जो बहुत सारा ये लेयर है, ग्रैनुलोसा लेयर जो बच जाता है, ये एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, ठीक है। ये बना लेता है कॉर्पस लूटियम, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पिछले क्लास में आप पढ़ा भी था। जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये न्यू मेम्ब्रेन बनाता है, जिसको बोलते हैं हम जोना पेलोसिडा, जो कि इसको सराउंड करके रखता है। ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte जो है इसके बॉडी से बाहर निकलती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो कि पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देख लो, ये स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का, जो आपको देखना है। प्यूबर्टी पे ये स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसमें माइटोसिस होता है, देन डिफ्रेंसिएशन होता है, और उसके बाद इसमें मियोटिक डिवीजन होता है, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, और ये बनाता है स्पर्मेटिड, और इसमें डिफ्रेंसिएशन होता है, और ये बन जाता है स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म। तो ये कंप्लीट यहाँ पे आप देख रहे हो। अब यही बात आ जाते हैं फीमेल्स में। तो फीमेल्स में फीटल लाइफ, यानी कि जब बेबी, जो कोई गर्ल है, ये जब अपनी माँ के पेट में होती है, उसी समय oogonia का फॉर्मेशन होता है, और इस oogonia में माइटोसिस डिवीजन होता है, फिर डिफ्रेंसिएशन होता है, और ये प्राइमरी oocyte बनाता है, ठीक है। अब इस प्राइमरी oocyte में पहला मियोटिक डिवीजन होता है, जो कि सेकेंडरी oocyte बनाता है, जो कि जब प्यूबर्टी अटेन करते हैं तब, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाए और उसके बाद से प्यूबर्टी अटेन करने तक ये प्राइमरी oocyte स्टेज में ही रहता है। इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, और ये सेकेंडरी oocyte बनाता है, और इसके साथ साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है, एक छोटा स्ट्रक्चर। और इसके बाद फिर से इसमें मियोटिक डिवीजन होता है, और ये बनता है ओवम, और एक सेकेंड पोलर बॉडी हम इसे बोलते हैं। छोटा सा एक और स्ट्रक्चर बनता है, जिसे सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। तो ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है, मतलब इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहला फीटल लाइफ, दूसरा बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी अटेन करने तक, और उसके बाद एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो ये कंप्लीट एक था oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर कोई भी डाउट हो, इसमें कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आया हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको। प्लस इसके डाउट सेशन, इसके क्वेश्चन के ऊपर हम क्लासेस भी लेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सवाल इसमें आ सकते हैं, तो उसके ऊपर जब लाइव क्लासेस में लूँगी, तो वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। डेली शाम में 7 बजे क्लासेस आती हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो और उनका साइंस सब्जेक्ट भी देना है डोमेन में, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी वाले लोग ही साइंस पढ़ सकते हैं, अभी सबके लिए कंपलसरी हो गया है, तो आप भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट। फीमेल प्राइमेट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इनमें होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है वो बिगिन होता है एट द प्यूबर्टी, और इसे हम बोलते हैं मेनार्च। पहला मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे जब स्टार्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं मेनार्च। और मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक रिपीटेड इंटरवल ऑफ टाइम पे चलते रहता है, ऑलमोस्ट 28 एंड 29 डेज पे कंटिन्यू, ये रिपीटेड वे में हर महीने चलता रहता है। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल पे, यानी कि 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ये ध्यान रखना है।
हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं देख लो। सबसे पहला होगा फर्स्ट फेज इज द मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज, ठीक है। फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकेंड फेज इज फॉलिकुलर फेज या इसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड फेज जो होगा इसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, एंड फिर फोर्थ फेज इज द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। एक्चुअली इसके बीच में एक 14th डे पे एक और फेज होगा जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ये फोर्थ फेज हो गया और ये थर्ड फेज हो जाता है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से फेज होते हैं। फर्स्ट फेज इज द मेंस्ट्रुएशन, सेकंड फेज इज द फॉलिकुलर फेज, थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ फेज इज द ल्यूटियल फेज, और इसके बाद फिर से नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट साइकिल जो है वो बिगिन हो जाता है। तो एक साइकिल में टोटल 4 फेजेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस और इनका ये डायग्राम बना हुआ है, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस समय फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा था, आप जानते हो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी, उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे LH और FSH इनका अमाउंट बहुत बढ़ जाता है, आप देख रहे हो एट द 14th डे पे LH एंड FSH का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और तब यहाँ पे होता है ओव्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस लूटियम डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद रिग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम, मतलब कॉर्पस लूटियम बनता है और उसके बाद फिर वो डिस्ट्रॉय होता है। तो यही कंप्लीट फेजेस हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो एस्ट्रोजन जो है ये ओव्यूलेशन से पहले इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और फिर जब ये कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट हो रहा था उसके बाद कम हो जाता है, और जैसे ही इसका रिग्रेशन शुरू होता है फिर से इसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट तब बढ़ता है जब कॉर्पस लूटियम बन जाता है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है कॉर्पस लूटियम से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होती है, किस फेज में कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। तो ओव्यूलेशन के समय में एस्ट्रोजन, FSH, LH इनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक फेज था, आप देख रहे हो। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर सोन इन द फिगर, जो मैंने आपको समझा दिया है। द साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ऑलमोस्ट 3 से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ब्लड और उसके साथ म्यूकस और बहुत सारे जो एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग जो ब्रेकडाउन होता है उससे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, वो सभी वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब रिलीज्ड ओवम जो है वो फर्टिलाइज ना हो, रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तभी होगा, ठीक है। लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो ये इंडिकेट कर सकता है दैट द वुमेन गेट प्रेग्नेंट। बहुत सारे अलग कारण भी होते हैं, जैसे बहुत सारा स्ट्रेस हो, पुअर हेल्थ हो, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन लेट हो सकता है। दैट डजंट मीन कि कोई लड़की प्रेग्नेंट है। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद सेकेंड फेज कौन सा आता है, फॉलिकुलर फेज, और इसके बाद होता है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल बिकम ए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और इसके बाद जो एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस का वो रीजनरेट करता है थ्रू प्रोलिफेरेशन, और इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। दिस इज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस इंक्लूड द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। अब यहाँ पे हॉर्मोन्स का सारा खेल है। इंक्रीज कैजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, एस्टिमेट फॉलिकुलर फेज में LH एंड FSH का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया। 14th डे पे क्या होता है, रिलीज होता है ओवम, जिसको मिडिल साइकिल भी कहा जाता है। इस समय LH का मैक्सिमम लेवल होता है, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेटरी फेज, ये जो थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज, इसके बाद आता है ल्यूटियल फेज, which the remaining part of Graafian follicle transforms as the corpus luteum, and the corpus luteum secretes large amount of progesterone. corpus luteum क्या करता है, बहुत ही large amount of प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, जो कि एंडोमेट्रियम की वॉल के फॉर्मेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सच इज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर
implantation of the fertilized ovum and events of pregnancy. During pregnancy all events of the menstrual cycle stops and there is no menstruation. प्रेगनेंसी के समय में कोई menstruation नहीं होता है. जो gestation period होता है ह्यूमन का वो 9 months का होता है और ये complete 9 months में कोई भी menstruation नहीं होता है. अगला है the cause of disintegration of the endometrium leading to the menstruation making a new cycle. जब एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन होता है फिर से, जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ऑब्वियसली फिर से नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है. ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एज तक जाते जाते ये मेंस्ट्रुएशन सीज हो जाता है. मैंने आपको बताया oocyte का एक फिक्स्ड अमाउंट है, जब वो खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन उसके बाद अपने आप स्टॉप हो जाता है. और इस टर्म को हम बोलते हैं मेनोपॉज, यानी कि स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च एंड स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज. ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है. जो मेंस्ट्रुएशन है या साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन है दैट इज द इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि मेनार्च और मेनोपॉज के बीच आता है. अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन है. हाइजीन को मेंटेन करना, सैनिटेशन को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसकी वजह से औरतों में, लड़कियों में बहुत बीमारियाँ होती हैं. इससे बचा जा सकता है. खुद को क्लीन करके हमेशा खुद को क्लीन रखिए. सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करें, होममेड पैड्स का इस्तेमाल ना करें प्लीज़. जो मतलब कपड़े वगैरह का, लोग जो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, बेटर वे कि आप अक्षय की मूवी देख लो, दैट इज़ पैडमैन. काफ़ी अच्छी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप वो देख सकते हो. एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और प्लस जानकारी की जानकारी दोनों हो जाएगी. डिस्पोजल ऑफ यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स का भी एक प्रॉपर है कि उसको एक पेपर में रैप करके तब फेंको, ऐसे ही नहीं कहीं भी फेंक दिया. वो चीज़ नहीं करनी है क्योंकि वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है बाहर इन्वायरमेंट में. ठीक है, कहीं पे भी नहीं फेंकना है. ड्रेन पाइप्स में नहीं डालना है या टॉयलेट्स के अंदर नहीं डाल देना है, ओपन एरिया में नहीं फेंकना है. वॉश, जब भी आप सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करो तो उसके बाद, मतलब चेंज कर रहे हो या उसको फेंक रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसके बाद अपने हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा. ये बहुत ज़रूरी है. तो ये सब है फैक्टर्स, आप जानते हो, बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. जो लोग गांव में रहते हैं या सुदूर एरिया में जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको ये सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हो. तो ये एक जनरल है प्रोसेस. प्लस आपकी जानकारी के लिए मैं और बता दूँ, BHU में सैनिटरी नैपकिन्स, जितने भी गर्ल्स वहाँ पे हॉस्टलर हैं, उनको, हॉस्टलर नहीं भी हैं तो उनके पास अगर आई कार्ड है तो वो आप दिखा के वहाँ के मेडिकल शॉप से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं. मैंने भी इस्तेमाल किए हैं काफ़ी सारे, तो वो बहुत अच्छे होते हैं. बहुत मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हो. अदरवाइज़ ख़रीदते हैं लोग, बट आप उसका इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेटर है. कॉलेज में आपको मिल जाएगा, बस आई कार्ड दिखाना है और ले लेना है और कुछ नहीं करना है. तो ये एक फ़ायदा होता है. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, बहुत लोगों को ये नहीं पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया. इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है, तो हमने पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. अब जो नेक्स्ट इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें आता है इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और चाइल्ड बर्थ. तो चलो देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा. ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि कॉपुलेशन या क्वाइटस. कॉपुलेशन is the process of release of sperm into the body of female or vagina, into the vagina, that is copulation. Coitus, semen is released by the penis into the vagina. During copulation जो semen होता है, semen मैंने आपको बताया क्या होता है, ये रिलीज किया जाता है into the vagina, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसीमिनेशन. प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसीमिनेशन. यानी कि द रिलीज ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना थ्रू पेनिस इज कॉल्ड इंसीमिनेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉपुलेशन और क्वाइटस. द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, passes through the cervix and enter into the uterus, finally reaches to ampullary region of the fallopian tube. एंड जब वहाँ पे ओवम रिलीज हुआ रहता है ओवरी से, तो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन में. ये ध्यान रखना है, एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इन द एम्पुलरी रीजन.
अब ज़रूरी नहीं है कि एवरी क्वाइटस, एवरी कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ओवम जो है वो 14th डे पे रिलीज होता है, इन बिटवीन वो ओवम प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब ओवम और स्पर्म सेम टाइप पे आपस में मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे यही बात बताई गई है। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। सारी कॉपुलेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ओवम प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली तभी फर्टिलाइजेशन होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। हम लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो स्पर्म है वो ओवम के कांटेक्ट में आता है विथ द जोना पेलुसिडा लेयर, जो पहले मैंने आपको बताया, पिछले क्लास में आई थिंक बताया था, जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। एंड इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं जो कि इंश्योर करता है कि स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर सकता है। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म इंटर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंक्लूड द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का फिर से मियोटिक डिवीजन होता है, एंड ये भी अनइक्वल डिवीजन होता है जिसमें सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉयड oocyte या ओवम बनता है। सून द हैप्लॉयड न्यूक्लियस of the sperm and the ovum fuses together and ये diploid zygote बनाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यही स्ट्रक्चर में देख लो, ये जो इसका जोना पेलुसिडा लेयर है यहाँ पे आके इंटर कर गया, और जब कोई एक स्पर्म इंटर कर जाता है तो बाकी सबको मना कर देता है। हम भाई एक ही इंसान के लिए बने हैं, एक ही स्पर्म के लिए बने हैं, और कोई हमें टच ना करे। तो ये अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है जिसे हम जो कोरोना रेडियाटा कहते हैं, इसके चारों तरफ एक रेडियस बना लेता है और वो इंटर नहीं करने देता है। तो सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन में जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा एक प्रोसेस। अब आप जानते हो कि जो ह्यूमन है उनमें एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो मेल में एक्स वाई टाइप का होगा और फीमेल में एक्स एक्स टाइप का होता है। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो या तो एक्स टाइप का बन सकता है या वाई टाइप का बन सकता है, लेकिन इनके में तो एक ही टाइप का बनेगा, एक्स टाइप का। तो अगर ये एक्स वाला आता है और ये फर्टिलाइज करता है इस ओवम को, तो क्या होगा, इस केस में एक्स एक्स बनेगा। लेकिन अगर वाई वाला इसे कंबाइन करेगा तो उस केस में वाई एक्स वाई बनेगा। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है मेल के ऊपर कि जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा। तो मेल का जो सेक्स होता है ये डिसाइड नहीं करती है फीमेल्स, लेकिन फिर भी हमारे समाज में लोग क्या बोलते हैं, इसको बहुत बेटियां हो रही हैं, इसकी किस्मत खराब है, इसका भाग्य खराब है, ये तो बिल्कुल समाज में रहने के लायक नहीं है, निकाल दो इसको घर से, दूसरी शादी कर लो, ये वो दिस दैट। 5 शादियां भी कर ले, अगर उसमें डिफेक्ट है, क्योंकि वही डिसाइड कर सकता है कि लड़का होगा या लड़की, तो कुछ नहीं होना है, ठीक है। पर हमारे समाज में ये चीज़ें फैली हुई हैं, आप पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ें मत सोचना। बॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल। गर्ल्स कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं इसके लिए। तो साइंटिफिकली जो चीज़ें करेक्ट हैं उसी पे भरोसा कीजिए। अब इसके बाद जब ये जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट जब बन गया तो इसके अंदर फिर से माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, और जाइगोट जो है वो इस्थमस से होता हुआ ओविडक्ट में इंटर करता है, और इसे हम बोलते हैं क्लीवेज। ये जो डिवीजन होता है उसे हम बोलते हैं क्लीवेज। और इसके बाद ये धीरे धीरे इस्थमस से कहाँ पे आता है, यूट्रस की तरफ मूव करता है। एंड इसके बाद ये क्या क्या बनाता है, तो ऑब्वियसली एक जाइगोट के अंदर डिवाइड होगा तो 2 सेल बनेगा, फिर 4 सेल बनेगा, फिर 8, फिर 16। तो इस 16 डॉटर सेल्स जो बनते हैं इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। 16 सेल्स तक बन जाएगा तो इसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं मोरुला। एंड द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट एंड इज फिर से ये यूट्रस की तरफ मूव करता है, और जो ये ब्लास्टोमियर होता है इनसाइड द ब्लास्टोसिट्स, ये these are arranged into an outer layer called trophoblast and inner group of cell attached to trophoblast is called inner cell mass.
मतलब एक ब्लास्टोसिस्ट हो गया, इसके अंदर जो अंदर वाला सेल है उसे हम बोलते हैं इनर सेल मास, और जो बाहर का कवर होता है उसे बोलते हैं ट्रोपोप्लास्ट। ट्रोपोप्लास्ट लेयर जो है ये एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाता है, और इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है इनटू द एम्ब्रियो, एंड द यूट्राइन वाल जो है उसमें रैपिड डिवीजन होता है, ये कवर कर लेता है पूरे ब्लास्टोसिस्ट्स को, और कवर करने के बाद ये कम्प्लीटली इंडोमेट्रियल वॉल में इम्बेड हो जाता है, इम्बेडेड, और इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, एंड दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस होने में एटलीस्ट 7 डेज का टाइम लगता है, 7 दिन का समय लगता है। मतलब 14th डे पे ओवम रिलीज हुआ, और इसके 7 से 8 दिन पे ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है, और उसके 7 डेज तक ये सारा साइकिल चलता रहता है। मतलब उसके बाद 14th डे तक ये प्रोसेस कंफर्म हो जाता है। तब यहाँ पे जो नेक्स्ट साइकिल था वो स्टॉप हो जाता है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी को बोलते हैं हम प्रेगनेंसी। उसके बाद आप आपकी बॉडी में क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हुए रहते हैं, तो हम उसे बताते हैं कि दैट लेडी गॉट प्रेग्नेंट, और वॉट एवर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज अकर। तो इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा है। और इसके बाद होगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो ये 2 टॉपिक और बच गया है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और फिर इसके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। नॉट 12th का क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम लोग, वो क्वेश्चंस देखेंगे जो CUET में पूछा जा सकता है या किसी भी कारण से वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर कोई भी बात हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।